बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपको लगभग 50% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, वो होता है निर्देशांक ज्यामिति। सब फर्स्ट टॉपिक जिसको हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको इतना जानना जरूरी है कि किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। रेलवे ने सीधे सीधे सवाल पूछे हुए इससे, आप बस देखते जाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये दोनों किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो किसी बिंदु को दिखाने की कोशिश कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि कोई बिंदु कहीं से किस दिशा में है, तो बोलेगा 3,5। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट पे ये 3 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट पे यूनिट कोई भी हो सकती है। एक्स कोऑर्डिनेट पे ये 3 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट पे ये 5 मीटर ऊपर चढ़ा हुआ है। एक्स मतलब ये इस दिशा में गया है और वाई मतलब ये ऊपर गया हुआ है। आपको एक चीज समझनी होगी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का कोण हमेशा 90 अंश होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा कि एक्स और वाई के बीच का, तो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये एंगल 90 डिग्री होता है। हम x में आगे जाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, x में पीछे जाएंगे तो नेगेटिव बढ़ रहे हैं, y में ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं और y में नीचे जाएंगे तो नेगेटिव बढ़ रहे हैं। आपको एक चीज समझनी होगी, ये 4 चतुर्थांश होते हैं जिसमें किसी भी बिंदु की स्थिति को बताया जाता है। 4 चतुर्थांश मतलब क्या? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। आपको इसमें बताना होता है कि किसी भी बिंदु की स्थिति किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहला सवाल जो रेलवे आपसे पूछता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि किस बिंदु की स्थिति किस कोऑर्डिनेट में है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है। आप देख पा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है। अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करूं, दूसरे चतुर्थांश में आने की कोशिश करूं, तो इस कोऑर्डिनेट में, इस पूरे क्वाड्रेंट में ये पहला वाला नेगेटिव है, मतलब x देखिए नेगेटिव है, हम x में पीछे बढ़ रहे हैं और y जो है पॉजिटिव है। ठीक सर, यहाँ पे नीचे आइए। नीचे अगर आप देखेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि x आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। दैट मीन्स कि तीसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव का होता है। चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। हमेशा पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। कोई आपसे बोले 3,6 तो आप समझेंगे कि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 6 है। तो चौथे चतुर्थांश में आप ध्यान से देखेंगे कि x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव। ठीक है सर, अब इस चीज को ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि 3,6 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कैसे बताएंगे? दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो किस चतुर्थांश में आएंगे? पहले में। अगर आपसे पूछा जाएगा -2,3 किस चतुर्थांश में है, तो आपको समझना पड़ेगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। अगर मैं तृतीय चतुर्थांश की बात करूं तो आपसे पूछेगा कि -3, -5 न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हो सकती है, किस चतुर्थांश में है, तो आप समझेंगे कि तृतीय चतुर्थांश में है। चौथे में आने की अगर आप कोशिश करेंगे तो चौथा में आपको x पॉजिटिव देगा और y नेगेटिव देगा। दैट मीन्स अगर आपसे पूछे कि 4, -5 की चतुर्थांश में है, तो आप क्या बताएंगे? चौथे चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश की स्थिति आप समझ गए। आपसे ये लोकेशन पूछता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो सवाल बनता है चतुर्थांश के बाद, इसमें बनता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप एक छोटा सा टॉपिक नोट कर लेंगे कि किसी भी चतुर्थांश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो आपको एक सिंपल सा इक्वेशन पता होना चाहिए। मैं इस पूरा प्रूफ करूंगा, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। सर एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूला आता कहाँ से। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं वहाँ। और इस पूरे टॉपिक में आपको बेसिकली समझना ही, अंडरस्टैंडिंग ही मेन है आपकी। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई। ठीक, मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका क्वाड्रेंट x1 और y1 है, ठीक, और यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका क्वाड्रेंट x2 और y2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर ये प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो मुझे एक सिंपल सा काम करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शॉर्टेज डिस्टेंस हम इसको मर्ज करा देंगे। ठीक, आप एक बात बताइए कि अगर इसका क्वाड्रेंट x1, y1 है तो x एक्सिस पे इसकी दूरी कितनी है बेटा? ये x एक्सिस की दूरी कितनी है? x1। ठीक, अगर ये y1 क्वाड्रेंट ये है, दैट मींस y1 कौन सा होता है? हाइट। तो इसका ये कितना हो गया? पूरा y1।
ये डिस्टेंस कितनी हो गई y1। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो दूसरा दिया हुआ है, तो आप देखोगे इसका x क्वाड्रेंट x2 है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी x2। आपको ये पता होना चाहिए कि x और y के जो कटान बिंदु है इसको हम 0,0 ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको समझेंगे कि ये दूरी पूरी आपकी x2 हो गई, ये x1 हो गया। अच्छा ये कितना होगा, जरा सोच के बताइए कितना होगा। अगर इसकी हम बात करें तो भाई हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है इसकी y2, x एक्सिस से हाइट कितनी है y2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी y2 हो जाएगी, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, हम पहले से ही जानते हैं कि x और y, आप याद रखिएगा x, y और z जो भी एक्सिस होती है सभी एक्सिस के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप समझने की कोशिश करें, ये एंगल 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है सर, हाइपो होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा। तो बाबू अगर मैं आपको सिंपल से लॉजिक बताऊं, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग कौन से थ्योरम भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं सर क्या मिलता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। सर लंब का स्क्वायर कितना, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूं कि ये अगर y2 है और मुझे क्या चाहिए था, मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये पूरा y2 है, ये कितना है सर, ये पूरा y1 है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, y2 माइनस y1, ठीक। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी डिस्टेंस x2 है, ये पूरा x1 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। इस पूरी दूरी में से मैं अगर इसको माइनस कर दो अपने आप ही दूरी आ जाती है। अब आप समझ पा रहे होंगे, ये एंगल 90 डिग्री है, यही एंगल 90 डिग्री होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, और मुझे यही चाहिए था। तो बताइए क्या करूं मैं, कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है बेटा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बस यहाँ से कोण, जिसको मैं बोल दूंगी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स d, इसको निकालना चाहूँ तो रूट में क्या हो जाएगा सर, इसको अगर अरेंज करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आपको बाई हार्ट लर्न कर लेना है, इससे आपका एक नोट सवाल मिल जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी। मैं इससे एक सवाल लेना चाहूंगा, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा ये आपका फॉर्मूला है, इसकी प्रूविंग मैंने कर दी है। सिंपल से बगल में एक सवाल ले लेता हूँ आपसे, ये अगर पूछा जाए कि 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक बड़ा सा रूट बना लीजिए। हमेशा ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका x1 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है y1 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है x2 और ये वाला पॉइंट y2। आपको क्या करना है, इसमें जैसा जो है x में से x घटाइए, 3 में से 1 गया सर 2, 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया सर 2, 2 का स्क्वायर। सर अगर आप थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 8 हो गया, जिसको हम रूट से बाहर करेंगे तो ये 2√2 यूनिट इकाई आपकी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दैट मींस आपको हमेशा 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, 4 4 8 को आप निकालेंगे तो 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दी गई दूरी निकालने का फॉर्मूला है, हमेशा x वाले में से x वाले घटाइए, y वाले में से y वाले घटाइए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, रूट ले लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसको आप नोट कर ले। एक सवाल मैं आपको इसमें देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्वेश्चन अगर आपसे दे दे जिसमें कोऑर्डिनेट आपके प्लस या माइनस में हो, तो आप कैसे करेंगे, 4,5। तो ये आप करने के लिए आपको मैंने बताया एक फॉर्मूला कि आप क्या करिए, एक बड़ा सा रूट बना लीजिए, ठीक है। इस वाले में से इसको रिड्यूस करिए, 4 में से 1 गया 3, 3 तरीके कितना होगा सर आपका 9, 5 में से 3। अब देखिए 5 माइनस -3 करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 5 -3 करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए, ये 9 हो गया आपका, ये 5 माइनस -3, 5 3 8 हो गया, 8 हटाएं कितना हो गया सर, ये 64, ठीक। तो आपका ये कितना हो गया 64 और ये 73, ये √73 आपका हो गया। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जब भी आपसे बीच की दूरी पूछी जाए तो आपको एक काम करना है
कि देखिए चिन्ह कैसा है, अगर चिन्ह बराबर है तो घट के स्क्वायर हो जाएगा, अगर चिन्ह विपरीत है तो जुड़ के स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर चिन्ह बराबर है, देखिए इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस है तो ये घट के स्क्वायर हो जाएंगे, इन दोनों के चिन्ह अपोजिट है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स आपको देखना नहीं है, बस एक बड़ा सा रूट बनाना है, देखना चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह विपरीत है, अच्छा चिन्ह बराबर है, कैसे हैं, चिन्ह की प्रवृत्ति देखिए आपका आंसर आ जाएगा। दोनों देखिए चिन्ह बराबर है, प्लस प्लस है, दैट मीन्स ये घटेगा, तो 3 3 कितना हो गया 9। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 3 8 8 कितना हो जाएगा 64। ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँ इस पूरे टॉपिक को कि कैसे कैसे आप जल्दी कर पाएंगे, फॉर्मूले आपको नहीं याद करने हैं, फॉर्मूले अगर आप याद करें तो काफ़ी ज़्यादा हेडक हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल आपको मैं अगर दूँ कि 1, -3 और -2, 6 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अब आपको दोबारा देखना है। इसका x नेगेटिव, इसका x पॉजिटिव, दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत है, जुड़ जाएगा तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। बस आपको इतना करना है, ये प्लस है ये माइनस है, फिर जुड़ जाएगा 9 9 कितना हो जाएगा 81, और इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट में 90। ठीक, ये रूट में 90 यूनिट आपकी बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, इसको आपको लर्न कर लेना है। अगला देखते हैं सर कैसे करते हैं। बीच की दूरी आप हमेशा निकाल सकते हैं, कई बार आपसे बीच की दूरी देके कुछ पूछ भी सकता है कि बताइए k का मान कितना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दी गई दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दी गई दूरी मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि यदि दो बिंदुओं के बीच दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा उनके निर्देशांक 3, 4 और k, -2 हैं, तो k के मान बताइए। तो k के मान की गणना करें, ये आपका सवाल अगर आता है। ठीक है, तो आपको कुछ इसमें खास करना नहीं है, सवाल ऐसे आते हैं, आपको करना क्या है, फिर वही काम करना है। दोनों निर्देशांक आपको दिए गए हैं, आप फिर से दोबारा करिए। k -3 बड़ा सा रूट बनाइए सर, क्या करेंगे k -3 का स्क्वायर, k -3 का स्क्वायर माइनस माइनस फिर सर क्या होगा, माइनस प्लस है, जुड़ जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36, और ये कितना दे रखा है सर आपका 5। हम लोगों ने बचपन में थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है, हमको ये पता है कि अगर मुझे ये रूट हटाना है दोनों पक्षों का स्क्वायर करना होगा, चलो स्क्वायर कर देते हैं। तो सर ये k -3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। ठीक, तो k -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 36 -11। कोई भी स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक लिया गया सवाल है तो मैं सीधे आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो k -3 इज इक्वल टू अंडर रूट में -11, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, उसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ से k की वैल्यू मुझसे पूछी जाए तो k क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -11 + 3। ये अलग बात है कि ये रूट 11 आई हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ आंसर से मतलब था, तरीका सीखना था। इस तरीका मैं कैसे करूंगा, वहाँ पे वो वैल्यू ऐसी होगी जो आपकी वैल्यू क्या परफेक्ट स्क्वायर हो रही होगी और निकल के आ रही होगी। तो सवाल आप देख सकते हैं आपने कैसे किया है, ये आपकी k की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ रखने पर इतनी डिस्टेंस आएगी। ठीक, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है, कैसे करके, तीनों सिरों के निर्देशांक देके। जैसे आपसे बोलेगा कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों सिरों के निर्देशांक दिए हुए हैं। चलो देखते हैं बेटा, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे ये 3, 4 है, ये 7, 9 है, और ये आपका 11, 8 है। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस प्रकार घिरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए आपको एक बचपन में फॉर्मूला कक्षा 10th में दिया हुआ है, वो क्या है, 1/2 x2 - x1 समथिंग ऐसे ही होता है फॉर्मूला, 1/2 x2 - x1 + y2 ये सब करके, लेकिन फॉर्मूला याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना करना है कि ये त्रिभुज जो आपका दिया है इसके कोऑर्डिनेट्स को एक पास लिख लें। फॉर्मूला बेस्ड आप बिल्कुल ना करें सर, आप कंपटीशन में हैं, फॉर्मूला करने का टाइम आपका जा चुका है। आपको जब फॉर्मूला करना था आपका एकेडमिक्स था, ये आपके कंपटीशन से। बस तरीका समझिएगा, मुझे इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, मैं किसी भी एक कोऑर्डिनेट को पलट दूंगा, उसके चिन्ह सहित पलट दूंगा। मैं इसके किसी भी एक कोऑर्डिनेट को चिन्ह सहित पलट दूंगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बस अगर ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पे बाउंड हूँ, मैं तीनों में से किसी के साथ ये कर सकता हूँ, आंसर मेरा सेम आएगा। अब मुझे इसको बेस मान लेना है, ये मेरा बेस है। अब सभी कोऑर्डिनेट्स को, जितने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको जैसा चिन्ह वैसा ऑपरेशन की तरह ट्रीट करना है। जैसे ये +3 है, -3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0।
ये +4 है, -4 है, आंसर कितना आ गया 0। ये 7 है, ये -3 है, प्लस और माइनस घट के कितना हो जाएगा सर दूसरा 4। ये कितना है 9 में से 4 कितना हो गया बेटा आपका 5। यहाँ हो जाएगा 11, +11 है, -3 है, इसमें हो जाएगा 8, और ये +8 है और -4, इसका कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आपको इंद्रधनुष बनाना है। मेरी कोशिश यही थी कि एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए जिससे मेरे कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ से मुझे बनाना है एक बड़ा सा इंद्रधनुष, ठीक है सर। 1/2 लेना है, ठीक। अब देखिए पहले गुणा आखिरी में 4 चौको 16, 15 40। आपको बस इतना करना है, पहले गुणा आखिरी में 4 चौको 16 और 15 40। 16 में से 40 घट रहा है, आप देख पा रहे होंगे। 16 में से 40 गया, कितना हो गया सर -24/2। इसका आंसर कितना आ गया -24/2 मतलब 12। अच्छा, एरिया जो होता है एक मॉडुलस फंक्शन होता है, उसमें माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं। इसका आंसर कितना आ गया 12। मतलब अगर आप इसमें आप हाथ सेट कर लें तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाता है। आप इसको नोट कर लें। मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ कि आप इसको निकाल पा रहे हैं। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को नेगेटिव करिए, इंद्रधनुष बनाइए, गुणा करिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर। इसको मैं रब करता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं फिगर बनाता हूँ, आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ट्राइंगल आपके सामने है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दूंगा। 2 मिनट तक वीडियो पॉज करिए और देखिए कि क्या आप लगा पा रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट है 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,7 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 8,5। जरा पॉज करके वीडियो लगाने की कोशिश करिए और देखिए कि आप इसको लगा पा रहे हैं। चलिए, कर लिया होगा आपने। मैं ट्राई करता हूँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। कैसे करते हैं, तीनों को एक पास लिखिए सर। समय जितना कम से कम लगा पाए, आपका सिलेक्शन की गारंटी उतनी अच्छी होगी। किसी एक को पलट लीजिए, -1, -2, बड़ा सा एक ब्रैकेट बना दीजिए। ये आपका हो गया आपका आधार जिसके थ्रू सबको आप ट्रीट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, +1 -1 +2 -2। दूसरे के देखते हैं सर, 3 में से 1 गया आपका 2, 7 में से 2 गया 5। सर हम घटा नहीं रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसा चिन्ह वैसा ऑपरेशन। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इसलिए यहाँ 2 हुआ। ये प्लस में है, माइनस में, यहाँ पे मिलकर 5 हुआ, ठीक। 8 1 सर 8 प्लस में है, 1 माइनस में है 7, 5 प्लस में है, 2 माइनस में है कितना 3। तो अब फिर से वही काम 1/2 लिखेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे सर। पहले गुणा आखिरी में 2 तिहाई 6, दूसरे गुणा पहले में 7 × 5 = 35। याद है सर आपका, इंद्रधनुष बनाते हैं 7 × 5 = 35। तो सर 6 में से 35 गया, -29/2 और इसका आंसर हो जाएगा 14.5 यूनिट। जितना तेज आप कर पाएँ सर उतना आपके लिए अच्छा होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। जैसे मैं क्वेश्चन दिए मैं कोऑर्डिनेट में, आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो अगला टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं सर। ये आपका तरीका हो गया जिससे आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया विदिन 5 to 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सर दूसरा